Hello, my name is Dr. Pankaj Bhange, and today we are going to see brief introduction of medical jurisprudence and toxicology. Now, jurisprudence ये दो वर्ड से बना हुआ होता है. इसमें juris means law and prudentia means knowledge, means laws in relation to medicine, means जो law मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं उसे हम jurisprudence कह सकते हैं और लीगल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन कह सकते हैं. Medical jurisprudence is defined as the subject which deals with the application of knowledge of law for the purpose of practice medicine. So जब हम definition देखते हैं तो this is the application knowledge of law for the purpose of practice of medicine. हमने पिछले वीडियो में forensic medicine की definition में देखा था कि application of medical and paramedical knowledge का जब law पे होता है in the way to helping in the justice in the court, ये इसका विपरीत होता है. मीन्स यहाँ पे लॉ का एप्लीकेशन मेडिसिन पे होता है, स्पेशली इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. ऑलराइट, सो ये डिफरेंस है डेफिनेशंस में इन द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस. नाउ दिस मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस डील्स विद द medical ethics. Now ethics means moral values. Now doctor is the very respected person or subject in the society, so he had to maintain that respect. For that he should follow moral values. क्योंकि हर पेशेंट डॉक्टर पे अपने हेल्थ पे ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट मेंटेन करना चाहिए. मीन्स अपने मोरल वैल्यू हमेशा अच्छे रखना चाहिए. सो दीज आर द मेडिकल इथिक्स. देन मेडिकल इथिक्स मीन्स अपने कलीग के साथ अच्छे संबंध रखना. मीन्स डॉक्टर को और कोई डॉक्टर की बुराई नहीं करनी चाहिए और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे डॉक्टर प्रोफेशन पे इफेक्ट हो. ऑल्सो इट इंक्लूड्स सेकंड ओपिनियन. मीन्स अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप अपने कलीग और अनदर डॉक्टर को बुला सकते हो और कई बार आपको भी सेकंड ओपिनियन के बुलाया जा सकता है एज अ डॉक्टर. तो आप वहाँ पे उस डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रखना चाहिए. कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे वो पेशेंट आपकी तरफ आए. देन ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द डॉक्टर एंड पेशेंट. ऑल्सो दिस मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस इंक्लूड द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर. मीन डॉक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती है, डॉक्टर क्या क्या ड्यूटीज कर सकता है. ही कैन बी ए मेडिकल ऑफिसर, ही कैन डू प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस, he can be a teacher in medical college, and so on. And also there are some duties of the patient. He should follow the doctor instruction. He should pay fee to the doctor. Then medical records and certificates. डॉक्टर को मेडिकल रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन करना ज़रूरी है. वहाँ पे ओपीडी पेपर जो होते हैं वो 3 इयर्स तक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है एंड आईपीडी पेपर 5 इयर्स तक मेंटेन करना ज़रूरी है. एंड जो कोई एमएलसी होते हैं दैट इज़ द मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपको मेंटेन करना होगा. एंड नाउ डॉक्टर कैन गिव वेरियस सर्टिफिकेट like birth certificate, death certificate, sickness certificate, fitness certificate, then physical disability certificate. So all these certificate should be given after careful observation of the patient and it should not be false. क्योंकि अगर डॉक्टर कोई फॉल्स सर्टिफिकेट देता है
तो उसको एक्चुअली पनिश किया जा सकता है बाय द काउंसिल। देन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मीन्स जब आप प्रैक्टिस करते हो, मीन्स जब डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो काउंसिल ने बनाया हुआ है। इट माइट बी द स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल। अगर आप वो रूल ब्रेक करते हो और आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो काउंसिल आप पर एक्शन ले सकता है। दिस एक्शन माइट बी द इरेज ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इट माइट बी अ टेम्पररी और परमानेंट, and without registration number you cannot do practice or take any benefits as a doctor. Then professional negligence. Professional negligence means जब किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से, उसके केयरलेस की वजह से अगर किसी पेशेंट का नुकसान होता है, फिजिकली कोई डैमेज होता है, तो वो पेशेंट डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। अभी वो सिविल कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में कर सकता है, कंज्यूमर को हो सकता है, and even he can complain in the medical council also. Then there is the maintenance of professional secrecy, मीन्स कोई भी डॉक्टर जब पेशेंट को चेक करता है, मीन्स ओपीडी में किसी पेशेंट से जो कोई बात होती है, इसमें पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर को पता चल जाती है, तो वो चीज़ें डॉक्टर किसी को बता नहीं सकता। मीन्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो कोई नॉलेज डॉक्टर को होता है उस पेशेंट के बारे में, वो एक्चुअली पर्सनल बातें भी हो सकती है, इवन उसका डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो वो विदाउट परमिशन ऑफ दैट पेशेंट डॉक्टर कैन नॉट रिवील टू अदर, इवन दैट पेशेंट्स क्लोज वंस लाइक मदर, फादर, हस्बैंड और वाइफ। देन कंसेंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। हर मेडिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट की ज़रूरत होती है। कंसेंट में जो माइनर होते हैं उसमें गार्डियन की कंसेंट लेनी पड़ती है। जनरली 12 इयर्स के ऊपर जो होता है वो खुद कंसेंट दे सकता है। अगर पेशेंट की उम्र 12 इयर्स से कम है तो उसके गार्डियन की कंसेंट लेनी होती है। एक्सेप्ट इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पे पेशेंट का एज अगर 18 ईयर से कम है तो उसके गार्डियन की कंसेंट चाहिए होती है, और अगर वो 18 प्लस है तो वो खुद कंसेंट दे सकती है। इन्वेस्टिगेशन, हर इन्वेस्टिगेशन लिख देने से पहले पेशेंट को उनके बारे में बताना पड़ेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करना क्यों ज़रूरी है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर पेशेंट चाहे तो ही वो इन्वेस्टिगेशन आपको देना है। एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो, जस्ट बिफोर गिविंग द ट्रीटमेंट उसकी कोई साइड इफेक्ट्स है स्पेशली इन द सर्जरी, वो उनको बताना पड़ेगा। एंड इफ देयर आर एनी अदर ऑप्शन इन द ट्रीटमेंट, doctor should explain to the patient. Now I want to focus here about investigation and treatment, because nowadays कट प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं। कट प्रैक्टिस मीन्स अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर को कमीशन मिलता है, तो वो डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट राइट ओवर इन्वेस्टिगेशन just because he will get commission from the specific lab, and taking commission, it is a unethical thing. And also in the treatment we should not write so many drugs which are not required, एंड डॉक्टर को किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए, तो वो भी अनएथिकल होता है। तो इसे ही
जस्ट कॉमनली कट प्रैक्टिस कहते हैं, तो कट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आती है। इसके बारे में इन डिटेल हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब होगा। दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नाउ कमिंग टू द टॉक्सिकोलॉजी। नाउ व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर टॉक्सिकोलॉजी, बिकॉज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के साथ टॉक्सिकोलॉजी आता है। दिस इज द सब्जेक्ट इन बीएमएस, एमबीबीएस, जस्ट कॉमनली उसे एफएमटी भी कहते हैं, दैट इज द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अगर हम बीएमएस में देखेंगे तो टॉक्सिकोलॉजी में आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न एस्पेक्ट होंगे। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पॉइजन। अभी ये जो सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में इन जनरल पॉइजन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक्शन क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजनिंग मीन्स किस किस रूट से हम पॉइजनिंग हो सकती है, बाय इनहेल, बाय ओरली, बाय इंजेक्शन, and then classification of poison, then general sign and symptoms and treatment, इसका एक्सप्लेनेशन होता है इन द टॉक्सिकोलॉजी। देन देर आर इंडिविजुअल पॉइजन के बारे में बताया गया है कि उसका सोर्स क्या होता है, उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, एक्शन क्या होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, मीन्स लीगली व्हाट वी शुड रिमेंबर द पॉइंट, कि जिससे हम लीगली हेल्प कर सकते हैं। लाइक if any poison is more commonly used for suicidal or accidental or homicidal, right? Or any cause of death, any sign symptoms which appear after a specific time, then we can determine the time since death. Or any color discoloration, like we seen in the carbon monoxide poisoning, there is a cherry red postmortem staining. So this we can see in the postmortem appearance, यहाँ पे मेंशन होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में होगा। सो हमने अब तक फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड इंट्रोडक्शन देखा है। हम अगले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक बाय एंड सी यू all in the my next video. Thank you.